नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलर आपको क्लास मिल रही है, जिसमें अभी जीएस में मैंने बायोलॉजी शुरू किया है। जैसा कि मैंने बताया है कि होमगार्ड के लिए, लेखपाल के लिए, जिसमें जीएस ही पूरी तरीके से पूछा जा रहा है ना। और जो सी टेट का पेपर होने वाला है फरवरी में, और भी यूपीएसआई, इन सब को टारगेट करते हुए ही हम आपको पढ़ा रहे हैं एक एक पोर्शन। मैंने आपको सेल पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर के स्टडी विथ मोहित सर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। चैनल आप सर्च करेंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए है, और सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन का बटन जब दबा देंगे तो उनको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहेगा। इस नाम से स्टडी विद मोहित सर, ठीक ना। इस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीएस, और जीएस में मैंने आपको बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। बायोलॉजी, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे मानव शरीर से प्रश्न बनते हैं। कहां से बनते हैं? मानव शरीर में। और इसमें मैंने आपको पढ़ाया क्या है अभी तक? कोशिका पढ़ाया है। इसमें अभी तक क्या पढ़ाया है? कोशिका, सेल। क्योंकि सेल क्या है? किसी भी जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ये वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लेंगे वहां पर तो आपको मिल जाएगा। सेल कंप्लीट किए हैं, लेकिन मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें एक टॉपिक है जो मैंने जानबूझ करके आज के लिए बचा रखा था। और इस कोशिका में ही क्या आता है? लवक। मैंने कहा था इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, लवक। इसी में क्या आता है? लवक। लवक की अंग्रेजी क्या होती है तो क्या बताएंगे? प्लास्टिड्स। क्या अंग्रेजी होती है? प्लास्टिड्स। लवक या प्लास्टिड्स। तो आज आप लोगों को मैं लवक पढ़ाऊंगा। वास्तव में कोशिका के अंतर्गत ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक टॉपिक के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, लवक में सबसे पहली बात कि लवक की खोज किसने किया तो क्या बताएंगे? हैकेल ने। खोज किसने किया? हैकेल ने। और शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया तो क्या बताएंगे? सिम्पर ने। शब्द किसने दिया? सिम्पर ने। और खोज किसने किया? हैकेल ने। शब्द किसने दिया? सिम्पर ने। और खोज किसने किया था तो क्या बताएंगे? हैकेल ने। और ये लवक कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये लवक कितने प्रकार के होते हैं? ये लवक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा? नंबर 1, आवर्णी लवक। पहला क्या हो जाएगा? आवर्णी लवक। और आवर्णी लवक की अंग्रेजी होती है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होती है? ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्णी लवक। दूसरा क्या हो जाएगा? वर्णी लवक। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा? हरित लवक। तीसरा क्या हो जाएगा? हरित लवक। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, आवर्णी लवक, वर्णी लवक, और क्या हो जाएगा? हरित लवक, है ना। अब इन तीनों के बारे में समझते चलिएगा आप लोग। जैसे जो आवर्णी लवक है, जो आवर्णी लवक है, ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। और वर्णी लवक कैसे होते हैं तो क्या बताएंगे? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। और हरित लवक कैसे होते हैं तो क्या बताएंगे? हरे रंग के होते हैं, है ना। तो लवक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक। आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, कोई कलर नहीं पाया जाता है। वर्णी लवक रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं।
और हरित लवक हरे रंग के होते हैं। अब देखिए प्रश्न इनसे क्या बनते हैं। जैसे आपको पता है कि जो अवर्णीय लवक हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, ये पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, पौधे की जड़ में पाए जाते हैं, है ना, जड़ में पाए जाते हैं और तने में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये कहां पाए जाते हैं, पौधे की जड़ और तने में पाए जाते हैं। क्लियर रहिएगा कि अवर्णीय लवक पौधे की जड़ और तने में पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है भोजन संचय, फूड स्टोरेज। इनका कार्य क्या होता है, तो क्या बताएंगे, भोजन संचय। भोजन संचय मतलब फूड स्टोरेज। जैसे आपको पता है कि पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। किस रूप में संचित रहता है, स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो क्या बताएंगे, स्टार्च के रूप में। और पौधों में भोजन संचित करने का कार्य करता कौन है, तो क्या बताएंगे, कौन करता है, अवर्णीय लवक करता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्लियर है ना, कौन करता है, अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट करता है। दूसरा समझ लीजिएगा वर्णीय लवक। वर्णीय लवक का कार्य क्या होता है, तो क्या बताएंगे, रंग प्रदान करना, है ना, रंग प्रदान करना। वर्णीय लवक का कार्य क्या होता है, रंग प्रदान करना। और भैया बहुत महत्वपूर्ण है इनके एग्जाम्पल, वर्णीय लवक के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। जैसे आप देखिए हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, कुरकुमिन। किसके कारण होता है, कुरकुमिन या जैंथोफिल के कारण, या किसके कारण होता है, तो क्या बताएंगे, जैंथोफिल के कारण क्या होता है, हल्दी का पीला रंग होता है। कुरकुमिन के कारण या जैंथोफिल के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, तो क्या बताएंगे, कैरिका जैंथिन के कारण। किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण। कई बार पूछा गया है लोअर पीसीएस में, है ना, पीसीएस में कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है तो क्या बताएंगे, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। आप टेट में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पपीता का पीला रंग किसके कारण, कैरिका जैंथिन के कारण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भूले ना आप लोगों को। इसी में देखिएगा जैसे सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। अगर प्याज पूछ ले तो प्याज का भी लाल रंग या बैंगनी रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। सेब का लाल रंग पूछ ले तब भी क्या लगा देंगे, एंथोसाइनिन। क्या लगा देंगे, एंथोसाइनिन। आप देखेंगे चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, बीटानीन के कारण। याद रखिएगा किसके कारण होता है, बीटानीन। चुकंदर का लाल रंग बीटानीन के कारण होता है। किसके कारण, बीटानीन, बीटाडीन मत समझिएगा, नीन, है ना। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है, बीटानीन के कारण होता है। और भी चीजें हैं जो आपको मैं बताता जा रहा हूं। हल्दी हो गया, पपीता, सेब, चुकंदर, है ना। अगला लिख लीजिएगा मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग ये होता है कैप्सिंथिन। किसके कारण, कैप्सिंथिन के कारण, है ना। मिर्च का लाल रंग किसके कारण, कैप्सिंथिन के कारण। लेकिन स्टार बना करके एक बात लिख लीजिएगा, स्टार बना करके लिख लीजिएगा कि मिर्च का तीखापन, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, ये बात तो आप समझ गए हैं। लेकिन मिर्च का तीखापन, है ना, तीखापन वो लवक में नहीं है, लेकिन पूछा कई बार जाता है कि मिर्च का तीखापन। देखिएगा मिर्च का तीखापन देखा है कि नहीं देखा, तीखापन ये होता है
कैप्सेसिन के कारण, किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। इसको अलग से स्टार बना करके लिखे रहिएगा कि मिर्च तीखी किसके कारण होती है? कैप्सेसिन के कारण। तीखी किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। अगला लिख लीजिएगा, गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग, गाजर का पीला रंग ये किसके कारण होता है? तो क्या बताएंगे? गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अब भैया ध्यान दीजिएगा, कैरोटीन से रिलेटेड कई चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इनको स्टार बना बना करके लिखे रहिए, ध्यान रखिए, कंफ्यूजन कहीं से नहीं होना चाहिए। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। दूसरी बात याद रखिएगा, पत्ती का पीला रंग, पत्ती का पीला रंग ये भी किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। पत्ती का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण। और दूध का पीला रंग ये भी वास्तव में क्या होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? बीटा कैरोटीन के कारण। तीनों याद रखिएगा, गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण, पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण। अगर बीटा ना भी दें तब भी दूध का पीला रंग क्या लगा देंगे? कैरोटीन के कारण। क्लियर है ना? अगली चीज इन्हीं से मिलता जुलता पॉइंट है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि दूध का सफेद रंग, पीला तो आप समझ चुके हैं, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो क्या बताएंगे? केसीन के कारण। ये भी कई बार पूछा गया, दूध का सफेद रंग किसके कारण? केसीन के कारण, है ना? दूध का सफेद रंग किसके कारण? तो क्या बताएंगे? केसीन के कारण। और दूध में प्रोटीन कौन सा होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? यही केसीन प्रोटीन है। दूध में प्रोटीन कौन सा है? केसीन ही प्रोटीन है। वास्तव में देखा जाए तो केसीन क्या है? ये प्रोटीन है, और केसीन के कारण ही दूध का पीला रंग होता है। और प्रोटीन दूध को पचाने वाला एंजाइम, दूध को पचाने वाला एंजाइम पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? रेनिन है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, याद रखिएगा। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। दूध से जितनी चीजें हैं सब एक साथ मैं बताए दे रहा हूं, अलग बात है लवक पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग से मैं पढ़ाऊंगा, है ना? दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन, दूध का सफेद रंग केसीन, केसीन वास्तव में क्या है? प्रोटीन है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। याद रखिएगा, रेनिन की मात्रा बच्चों और बछड़ों में, रेनिन की मात्रा बच्चों और बछड़ों में अधिक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रेनिन की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अगर आप ज्यादा मात्रा में दूध पिला देंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है? क्योंकि उनमें रेनिन की मात्रा क्या है? कम है। बच्चे को देखिए, 2-3 साल का बच्चा है, 1 लीटर 1.5 लीटर दूध आराम से पी जाता है। या जो हैबिचुअल हो, ऐसा ना हो कि 2-3-4 साल के बाद दूध पीना छोड़ दिए, जो पीते रहते हैं उनमें रेनिन की मात्रा बनी रहती है, वैसे कम तो हो ही जाती है। क्लियर है ना? अगली बात आप लोग समझ लीजिएगा कि दूध में आपको पता है कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया तो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। और एक चीज याद रखिएगा, खट्टे दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो क्या बता देंगे? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है खट्टे दूध या दही में। याद रखिएगा, दूध, दही, घी तीनों अम्लीय होता है। कई बार आपसे पूछा गया है कि दूध, दही, घी क्या है? तो तीनों का तीनों क्या होता है? तो क्या बताएंगे? अम्लीय होता है।
दूध, दही, घी तीनों क्या है, अम्लीय है, एसिडिक नेचर का होता है, क्लियर रहिएगा, है ना। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप लोग दही बनाते हैं तो मक्खन भी बनता है, क्या बन जाता है, मक्खन। और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरिक अम्ल। ये किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। अब देखिए, की शुद्धता दूध की शुद्धता का मेजरमेंट किससे करते हैं, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता या घनत्व को किससे मापते हैं, तो क्या बताएंगे, लैक्टोमीटर से। दूध से जितनी चीजें थी भैया सब मैंने आपको करा दिया है। दूध से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, वो सारी चीजें मैंने करवा दिया है ना। दूध में दूध का पीला रंग बीटा कैरोटीन, दूध का सफेद रंग केसीन, दूध में प्रोटीन कौन सा है, केसीन, दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, है ना। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, है ना। खट्टे दूध में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। दही में देखेंगे तो मक्खन होता है, मक्खन में कौन सा अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। फिर दूध का घनत्व या डेंसिटी का मेजरमेंट कौन करता है, तो क्या बताएंगे, लैक्टोमीटर करता है। और दूध, दही, घी तीनों क्या होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं, एसिडिक होते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक लवक आपका बचा है, कौन सा बचा है भैया, एक बचा है आपका हरित लवक। कौन सा बचा है, हरित लवक, है ना। हरित लवक ये कैसे हैं, हरे रंग के हैं। हरित लवक कैसे हैं, तो क्या बताएंगे, हरे रंग के हैं। और इसी हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है ना। इसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और नए नए तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आप देखेंगे नया नया पौधा लगाइए तो उसके तने में आपको क्लोरोफिल मिलेगा। नया नया तना आप देखेंगे तो हरे रंग का होता है, मतलब न्यूली बार्न स्टेम। नए नए तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लियर है ना। नए नए तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इस क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है, Mg++, या इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। पूछा जाएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, Mg++ पाई जाती है, क्लियर है ना। और ये क्लोरोफिल किसमें सहायक है भैया, क्लोरोफिल किसमें सहायक है, तो क्या बताएंगे, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। किसमें सहायक है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक है, क्लोरोफिल सहायक है। अब देखिए, एक हिसाब से मैंने आपको आवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक बता दिया, और साथ में दूध का जो टॉपिक था वो भी मैंने बता दिया, है ना। लवक के साथ में कई चीजें आपकी कंप्लीट हो रही। मैंने कहा था कि जब लवक पढ़ाऊंगा उसी समय आपका प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक भी समाप्त कर दूंगा। तो इसी में देखिए प्रकाश संश्लेषण आ गया है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक कौन है, क्लोरोफिल, क्लियर है ना। तो प्रकाश संश्लेषण भी यहीं पर बताया दे रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, आप देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, है ना, H2O जरूरी है कि नहीं जरूरी, पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, साथ में क्या चाहिए, सनलाइट। साथ में क्या चाहिए, तो क्या बताएंगे, सनलाइट भी चाहिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, H2O, सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और साथ में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल।
इन सब चीजों की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती है। इन सब चीजों की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती है। किसकी CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों में होता है। किसमें होता है? शैवालों में, मतलब एल्गी में होता है, क्योंकि शैवाल हर जगह पाए जाते हैं। ग्रीन कलर के भी होते हैं। पूरी पृथ्वी पर देखेंगे आपको शैवाल मिलेंगे, पहाड़ों पर भी, समुद्रों में भी, आपके घरों में भी, धान के खेत में भी, तालाब में भी, झीलों में भी, हर जगह शैवाल मिलेंगे। ग्रीन कलर के होते, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होगा? शैवालों में। और जिन्स, आपको यह भी पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन भी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उन्हीं से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी होगा। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन भी किससे होता है? शैवालों से। और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण भी किसमें होता है? शैवालों में। क्लियर है ना? शैवाल मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। देखा जाए तो पृथ्वी पर सर्वव्यापी ही कह सकते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। आपके घरों में जो काई लगी होती है वो भी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल ही है। खतों में देखा होगा, धान के खेत में भी जो काई लग जाती वो क्या है? नीलहरित शैवाल है। तालाबों में भी काई होती, वो क्या है? शैवाल ही है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन शैवालों से, और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण भी किसमें होता है? शैवालों में। एक चीज याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। सुबह और शाम प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती। इसीलिए लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह और शाम ही पौधों को पानी देते हैं, और सुबह और शाम ही सूर्य का प्रकाश लाल होता है, और उसी समय ज्यादा मात्रा में विटामिन डी भी मिलता है। याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में विटामिन डी भी ज्यादा मिलता है। क्लियर है ना? तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में होता है। याद रखिएगा कि कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन इसकी दर क्या होगी? कम होगी। याद रखिएगा, अगर आप कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा। जैसे आपने पॉली हाउस वगैरह देखा होगा, सब बना करके क्या करते हैं? पौधे वगैरह उगाते हैं, है ना। तो होगा, लेकिन उसकी दर क्या होगी? कम होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? कम होगी। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जैसे अगर आपसे कभी कभार पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें हुई थी, तो एक शैवाल ही है, और उस शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला शैवाल में ही प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। याद रखिएगा, क्लोरेला शैवाल में ही प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी। और इस क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन भी खूब मात्रा में पाया जाता है। आई प्रोटीन पाया जाता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। इसीलिए क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन क्लोरेला शैवाल को कहते हैं। ये देखिए, आप लोगों का लवक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।
जिसमें मैंने वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक बता दिया। दूध के बारे में जो फैक्ट आपसे पूछे जाते वो मैंने करा दिया है, और साथ में फोटोसिंथेसिस मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, भौतिक राशियां और मापन। कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, है ना, चाहे वो एसएससी का हो या मान लीजिए यूपीपी, कोई भी एग्जाम हो, या रेलवे ग्रुप डी होने वाला है, होमगार्ड, भौतिक राशियां और मापन से प्रश्न बनता है। टेट वाले, टेट वाले जो भी हैं, जो भी साइंस पढ़ते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास का वेट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बस इतना ही शुल्क आपसे लिया जा रहा है एक हिसाब से कि आप शेयर करें, है ना। शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए। ऐसी कोई ईर्ष्या मत पालिए कि हम पढ़ ले रहे हैं, अगले को ना फॉरवर्ड करें, ना बताएं, वो जानकारी ना पाए। हमेशा सकारात्मक बने रहिए, है ना। जरूरी है प्रतियोगिता, तो जरूरी है, लेकिन सकारात्मक प्रतियोगिता ही करना चाहिए। सकारात्मक कंपटीशन दीजिए, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती रहेगी, है ना। एक बार बार मैं क्लास में बताता हूं, अवचेतन मन, है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि जैसी बातें आप बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वही क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी पहुंचेगी। अगर आप नकारात्मक बोलते रहेंगे, नकारात्मक कार्य करते रहेंगे, नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, तो ऐसे ही बन जाएंगे। हमेशा सकारात्मक बने रहिए। कभी पढ़ना हो तो पढ़िएगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या डिटेल या किसी क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों का को कि वो उसका कितना महत्व है। आज के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।